हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वर्क बेसिकली काम को डेली लाइफ में देखते होंगे, डिफरेंट तरीके के काम होते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनमें और फिजिक्स में जिसको वर्क कहते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। मान लें आप कोई चीज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चीज लेकर के एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप एक काम कर रहे हैं, बट लेकिन वहीं पे अगर आप कोई चीज उठा करके उसी जगह पर रहे और मूव ना करें, तब आप काम नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब वर्क जब भी होता है, काम जब भी होता है, तो एनर्जी का यूज होता है। एनर्जी यूज होती है काम होने में। विदाउट एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो रहा होता है। अगर अभी आपके कमरे में फैन चल रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चला रही है, गाड़ी चल रही है तो उसको फ्यूल एनर्जी चला रही है। मैं बोल रहा हूँ खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरे अंदर केमिकल एनर्जी जो फूड से आई है उसकी वजह से ये काम हो पा रहा है। तो कोई भी काम एनर्जी की वजह से हो सकता है। दैट्स वाई एनर्जी और जो वर्क है वो काफी रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हम एनर्जी, वर्क और पावर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम वर्क को देख लेते हैं। वर्क is said to be done when a force displaces a body in its own direction। जब भी कोई फोर्स, ये देखें यहाँ से फोर्स लग रही है इस टॉय के ऊपर, जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा दे, अपनी पोजीशन से मूव करा दे, आगे ले जाए, डिस्प्लेस करा दे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और उससे डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, यहाँ से यहाँ आ गया, एक खास फासला कवर किया जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये काम हुआ है यहाँ पे। अब जो वर्क का फॉर्मूला है, दिस इज कैपिटल डब्ल्यू फॉर वर्क, एफ मीन फोर्स, डी मीन डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज है पोजीशन में, फासला। एफ मल्टीप्लाई बाय डी, अगर आपने कितनी फोर्स लगाई है उसको और कितना फासला तय हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क निकल के आता है कि आपने टोटल काम कितना किया है। यूनिट वर्क का जूल ही है, जैसे एनर्जी का यूनिट जूल है, ऐसे वर्क का भी यूनिट जूल ही है। अभी अगर मैं इस टॉय को अपने हाथों से मूव करा रहा हूँ, यहाँ से आता हूँ, अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज करूँ, मेरी वो एनर्जी इस टॉय में शिफ्ट हो रही है, दैट्स व्हाई ये टॉय यहाँ से यहाँ मूव करा है। तो क्योंकि एनर्जी की वजह से ही काम हो पाता है, तो वर्क का भी यूनिट जूल ही है। और दूसरा यूनिट वर्क का न्यूटन मीटर होता है। तो एक जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। यानी अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे चले जाता है, तब हम कहेंगे यहाँ पे 1 जूल वर्क हुआ है, ठीक है, 1 जूल। नाउ जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, फोर्स इज नॉट ऑलवेज अप्लाइड परफेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इंक्लाइंड होकर के सरफेस से एक खास एंगल पे लग रही है, किसी एक खास एंगल पे लग रही है इस डायरेक्शन पे। जबकि जो मूवमेंट हो रही है वो हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो इस डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है, तब हम उस फोर्स के कंपोनेंट्स को मेजर करते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की फोर्स और वाई एक्सिस एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई पे फोर्स को ब्रेक कर देते हैं, और तब जो फॉर्मूला लगता है वर्क का, भी ये वाला फॉर्मूला है। अगर किसी सर्टेन एंगल पे वर्क लग रहा है तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो एफ बी कोस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क जब फोर्स किसी एंगल पे लगता है। अब इट्स क्लियर नाउ। एग्जांपल टेबल 6.1, मोहम्मद तोहा, तोहा या ताहा, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन, जो भी है, मोहम्मद तोहा वाज पुशिंग अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। जो मोहम्मद है ये 100 न्यूटन की फोर्स से एक बॉक्स को पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश, यानी एक बॉक्स है तो उसको 100 न्यूटन की फोर्स से पुश कर रहा है, ठीक है, ऑन अ फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा, जिस सरफेस के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, जिस चीज के ऊपर, वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। हाउ मच वर्क डज ही डज ऑन द बॉक्स, वो कितना काम करेगा इस बॉक्स के ऊपर, इफ ही पुशेस इट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 200 मीटर, अगर वो इस बॉक्स को 100 न्यूटन की फोर्स लगा करके 200 मीटर का डिस्प्लेस कर दे, 200 मीटर तक ले जाए, डिस्प्लेस कर दे, इतना दूर ले आए, तो कितना काम हुआ है। फोर्स 100 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है, वर्क हमें फाइंड आउट करें। ये वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स की प्लेस में 100 आ गया, डिस्प्लेसमेंट की प्लेस में 200, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 20,000। और वर्क का यूनिट होता है जूल, हमने यहाँ पे जूल लगा दिया, कैपिटल जे। अब इस 1000 की प्लेस में आप के प्रीफिक्स लिख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था, ये 10 की पावर 3 का
जो प्रीफिक्स होता है वो के होता है, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही होता है, ठीक है। तो 20 इस तरह लिखो 20,000 जूल, या फिर 20 के जूल लिखो, ये इसका भी मतलब 20,000 जूल ही है। तो आई होप इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी क्या है। एनर्जी को समझने से पहले आप ये देखें कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो यहाँ पे मैं इसको पुश करोगे आगे मूव कर रहे हैं, तो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स से जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता था उसको हम वर्क कहते हैं। यानी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो वो कोई ना कोई काम करता है वो ऑब्जेक्ट। अब वो जो काम हो रहा है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे आप उतना ज्यादा काम होगा। और ये जो फोर्स डिपेंड करेगी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, कि जितनी ज्यादा एनर्जी आप बॉडी में होगी वो उतनी ज्यादा फोर्स लगा पाएगी। तो बेसिकली एनर्जी जितनी लगाओगे उतना काम होता है, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी यानी डेल्टा ई को बोलते हैं चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा काम होगा। अगर कोई बच्चा किसी खिलौने को टॉय कार को पुश कर रहा है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपनी मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है उस गाड़ी पे, और वो गाड़ी मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। ऐसे ही कोई साइकिलिस्ट अगर साइकिल चला रहा है तो अपनी मस्कुलर एनर्जी को या फिर केमिकल एनर्जी जो फूड की एनर्जी की बॉडी के अंदर है वो जो कन्वर्ट कर रहा है पेडलिंग पे, जिसकी वजह से साइकिल घूम रही है चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी की विदाउट कोई भी काम का होना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट भी जूल ही है, जो कि 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। एनर्जी का यूनिट जूल लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, लेकिन ज्यादातर जूल लिखा जाता है क्योंकि आसान है, एक ही कैपिटल लेटर है जे, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम ही, बिकॉज ये दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। एनर्जी हैज मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी वो सारी एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है, प्लांट, वेजिटेबल, एनिमल्स, या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, ये वो सारी फॉर्म्स है जिससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये पूरी अर्थ सस्टेनेबल है, चल रही है। केमिकल एनर्जी नहीं हो तो हम भी काम नहीं कर सकेंगे और हमारी कोई भी मशीनरी काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट की एनर्जी, इस लाइट की एनर्जी की वजह से ही ये केमिकल एनर्जी बनती है। अगर सन से लाइट ही ना आए तो जमीन में कोई खाना वगैरह नहीं बनेगा, कोई पेड़ पौधा जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर फॉसिल फ्यूल्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इन केमिकल एनर्जीज के थ्रू या फिर जमीन पे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अभी आपके घर में फैन, लाइट, टीवी, ये सारी चीजें चल रही हैं। सोनिक एनर्जी साउंड एनर्जी को कहते हैं। साउंड में भी अपने आप में एक एनर्जी होती है, ठीक है। साउंड सॉलिड से, लिक्विड से, एयर से, कहीं से भी पास करता है। अब साउंड में कैसे एनर्जी होती है? तो कभी आपने ब्लास्ट देखा हो तो ब्लास्ट की वजह से आसपास के काफी एरिया तक तबाही हो जाती है, जस्ट उस साउंड की वजह से, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो चीजों को विस्फोट कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी यानी एटम की जो न्यूक्लियस होता है, एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनको बांध करके रखने वाली जो एनर्जी है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और इस एनर्जी का अगर हम सही से यूज करें तो आने वाले पता नहीं कितने सालों के लिए जो है ना पाकिस्तान की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो है ना नीड पूरी हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज जस्ट डिस्ट्रक्शन के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, बल्कि आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी। एंड देन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के थ्रू हमारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, घर में खाना बनता है। So these all are the forms of energies. Now all forms of energies can be classified as one of two types. सारी एनर्जीज को हम एक या दो टाइप्स में जो है ना क्लासीफाई कर सकते हैं। इधर पोटेंशियल एनर्जी, या तो हम पोटेंशियल एनर्जी का जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी कोई स्टोर्ड हुई एनर्जी, जैसे किसी पेड़ पे, ट्री पे कोई फ्रूट है तो उस फ्रूट पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मैं इस मार्कर को जमीन से उठा करके यहाँ ले आता हूँ
तो यहाँ पे इस वक्त क्योंकि मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा करके इसको यहाँ लाया और एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है। उस एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को, जिसमें स्टोर्ड अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके अंदर भी एक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर ही इसीलिए रहा है कि उसमें कोई ना कोई फोर्स लगी एनर्जी की वजह से। तो एक एनर्जी का शिफ्ट होने से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो जो मूव करते हुए एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ड्यू टू मोशन। तो हम सारी एनर्जीज को या तो हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं या फिर काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, और इन दोनों को भी सम अप करके कलेक्टिवली टर्म्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो इन सारी एनर्जीज को हम मैकेनिकल एनर्जी की शॉर्ट में दे सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी possessed by a body due to its motion, हरकत की वजह से, मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी चलती हुई चीजों के अंदर जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल आपकी तरफ आती है और एक टेनिस बॉल आती है, दोनों सेम स्पीड से आते हैं, ठीक है। तो किसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा, फुटबॉल को या टेनिस बॉल को? सेम स्पीड से आ रहे दोनों, तो ऑब्वियसली फुटबॉल को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज फुटबॉल का जो वेट है, मास है, वो ज्यादा है टेनिस बॉल के बॉडी, ठीक है। इसी तरह अगर फुटबॉल और टेनिस बॉल दोनों सेम स्पीड से जाए और आगे आपने गिलासेस रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गिलास रखे हैं और ये आपने गिलास की से बिल्डिंग बनाई है, तो फुटबॉल भी जा करके इसको लगेगी और टेनिस बॉल भी लगेगी, तो ज्यादा डैमेज कौन करेगा? फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल का मास ज्यादा है, तो इसी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। बाय मास की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये भी हम नीचे जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको समझ आएगा। नाउ यहाँ पे हम एफ डी ग्राफ बना रहे हैं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, तो उसका हम ग्राफ बना रहे हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपने डिस्प्लेसमेंट रखा है, यानी कितना डिस्प्लेस के ऑब्जेक्ट को आप ग्राफिकली दिखा रहे हो, और वाई एक्सिस में ये दिखा रहे हो कि आपने कितनी फोर्स लगाई। अगर हम इसको 1 मान ले तो 1 2 3 4 5 6, तो हम जानने के लिए बोलो 6 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई, 6 न्यूटन की फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। 7 मीटर, मान लें 6 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई है और 7 मीटर बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट जो वो डिस्प्लेस हुआ है, अपनी जगह पे मूव करा, तो उसको मैं ग्राफिकली ऐसे दिखा रहा हूँ कि 7 और ये इतना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन खींची तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये जो अंदर वाला एरिया है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है विथ को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई करो तो एरिया निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेशन देखें फॉर्मूले की, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम ये ई से लिखते हैं, ये को सब्सक्रिप्ट में छोटा करके नीचे लिखते हैं, काइनेटिक ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी के, यानी जितना चेंज आएगा एनर्जी में उतना काम होगा, और ये काम का फॉर्मूला एफ डॉट डी। नाउ वर्क डन बराबर है, जो वर्क डन हुआ है, जो काम हुआ है, वो बराबर है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इतना काम हुआ है वो हमें ये एरिया बताएगा, ग्राफिकली ये एरिया बताएगा कि इतना काम हुआ, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो हमारे पास एरिया है अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम बोल रहे हैं इसकी जगह आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, और इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। ये कहां से आया? विड्थ क्या है, देखिए विड्थ है फोर्स एफ, मल्टीप्लाई दैट इज लेंथ, क्या है? लेंथ डी, सही, यहां से आता है। लेंथ क्या है? लेंथ डी है, तो ये एफ डॉट, एफ मल्टीप्लाई बाय डी। नाउ यहाँ पे आ रहा है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये जो रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, आप इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए। जबकि ये डी जो है वो डिस्टेंस है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का, यानी एवरेज अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, उससे वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डी अपॉन टी। अगर टी यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू की सिर्फ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी वी के साथ मल्टीप्लाई में आगे तो डी अलग हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो डी बराबर होता है वी एवरेज और टाइम के, तो डी बराबर हो गया इसके और एफ बराबर हो गया एम ए के। अब अगर मैं यहाँ पे एफ की जगह एफ का फॉर्मूला लगा दूं एम ए, और डी की जगह डी की वैल्यू लगा लूं वी एवरेज टाइम,
एक ही बात है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही चल रहा है साइड में। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो v अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है, v अपॉन टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक ही जगह में v अपॉन टी लिख लिया। एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम होता है और उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटी से 2 से डिवाइड। एवरेज कैसे निकालते हैं? मैं तुम्हें नंबर दे दूं यहाँ पे 2 + 4, तो बोलो उसकी एवरेज निकालो, तो क्या करोगे आप? 2 को 4 से प्लस करोगे 6 और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्वांटिटीज है तो 3 निकल के आ जाएगा, 3 इज द एवरेज। ऐसे अगर बहुत सारी क्वांटिटीज आ गई यहाँ पे 4 + 2 + 4, अब मैं बोलो इसका एवरेज निकालो। एक तरीका तो ये है कि इन सबको प्लस करो और कितनी क्वांटिटी से 1 2 3 4 5 क्वांटिटी से 5 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा? ये 6 10 12 और 4 16, 16 को आप 5 से डिवाइड कर दें तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये 3 पॉइंट समथिंग। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस करो 2 + 4, और क्योंकि दो ही वैल्यू से तो 2 से डिवाइड कर दो, तब भी क्या निकल के आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। एवरेज इस तरह भी ले सकते हैं, या तो सारी वैल्यूज को प्लस करके जितनी वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यू से, या फिर पहली और लास्ट वाली वैल्यू को प्लस करो। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी में पहले वाली वेलोसिटी और बीच की सारी वेलोसिटी कम ज्यादा उसको छोड़ दो, लास्ट में जो वेलोसिटी है उसको लेते हैं, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आता है। अब एवरेज वेलोसिटी की जगह उसका फॉर्मूला आ गया वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 टी अपनी जगह में, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, रुका हुआ था, आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया ऑब्जेक्ट। तो इनिशियली रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। बाद में जो वेलोसिटी आई है वो कितनी है नहीं पता, इसलिए हम उसको v बोल रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी को हम v कह देते हैं। 2 अपनी जगह में, टाइम अपनी जगह में, तो 0 को v में प्लस करेंगे v v ही रहेगा, 2 अपनी जगह में, t अपनी जगह में, ये वैल्यू अदरवाइज आ गई। अब यहाँ पे देखो t डिवाइड में, यहाँ पे t ऊपर मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई वाली कैंसिल हो जाती है, ये कट गया। अब क्या रह गया? v v रह गया और m रह गया। m v और v से मल्टीप्लाई को v स्क्वायर हो गया, नीचे जो 2 था वो ऐसे ही आ गया। अब मैं इस पूरी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1/2 को मैं साइड पे लिख दूं, एम वी स्क्वायर वैसे लिख दूं। तो ये फाइनल फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का। किसी भी बॉडी का अगर आपको चेक करना है कि उस बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको मास पता होना चाहिए उस बॉडी का और जो की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इसीलिए फुटबॉल और टेनिस बॉल में फुटबॉल ज्यादा काम कर रहा था, ज्यादा डैमेज कर रहा था, उसको रोकना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका मास ज्यादा था, ठीक है। और वेलोसिटी के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, यानी वेलोसिटी अगर वेलोसिटी का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर मास डबल करते हो आप तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो, 2 करते हो, तो वेलोसिटी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का होता है 4, फिर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, सही है। आई होप इट्स क्लियर। एग्जांपल 6.2, बाबर आजम हिट्स अ कवर ड्राइव बाय गिविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 जूल टू द बॉल बाय हिज बैट। बाबर आजम अपने बैट से बॉल को खेलते हैं, शॉट मारते हैं, तो कितनी एनर्जी के साथ? 50 जूल के साथ, ठीक है। 8 व्हाट स्पीड विल द बॉल गो टू द बाउंड्री, किस स्पीड से बॉल बाउंड्री में जाएगी जब बाबर आजम 50 जूल की एनर्जी लगाएगा बैट पे, तो किस स्पीड से बॉल जो है बाउंड्री की तरफ जाएगी। इफ मास ऑफ द बॉल इज, और बॉल का मास गिवन है 120 ग्राम। रेड़ा बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमें 50 जूल की बनी, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल तो लिख लिया। मास गिवन है सेकंड इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें 120 ग्राम, ग्राम से हमें समझ आ गया मास, और यहाँ लिखा हुआ भी है मास, तो मास गिवन है 120 ग्राम। ऐसा यूनिट जो मास का है वो केजी है। यूनिट नंबर 1 में आपने देखा होगा फिजिकल क्वांटिटीज में मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। व्हाई 1000? बिकॉज 1 केजी में जो है ना 1000 ग्राम होता है, दैट्स व्हाई 1000 से मैं डिवाइड करूंगा तो केजी में दोबारा से वैल्यू आ जाएगी। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है किस स्पीड से बोल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते जो डेटा में गिवन, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है दैट इज 50 आ गई, 1/2 अपनी जगह में ऐसे ही कांस्टेंट है ये वैल्यू। मास 0.12 केजी, तो मास की जगह में मास की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर ऐसी रहा, ठीक है। नाउ ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नीचे इक्वल टू किस तरफ आएगा तो 50 के साथ मल्टीप्लाई में आ गई, 1 0.12 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.12 ही रहेगा, 20 पर अपनी जगह में, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 100 हो गई,
ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब मुझे वी स्क्वायर चाहिए, तो वी स्क्वायर को अकेला करूंगा, वी स्क्वायर सॉरी वी चाहिए तो वी को अकेला रखेंगे, 0.12 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल टू किस तरफ आएगा, 100 के डिवाइड में आ जाएगा, 0.12 यहाँ पे भी अकेला हो गया। अब इस वैल्यू को मैं ऐसे घुमा के भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है, हमें v चाहिए, v स्क्वायर नहीं चाहिए, इसीलिए स्क्वायर रूट आने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट दोनों तरफ आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, v रह गया, इसको डिवाइड करके इसका रूट कैलकुलेटर में निकालो, कैसे, पहले इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको लिखो और फिर रूट दबाओ, रूट दबा करके उस आंसर को लिखो, इक्वल टू करके आंसर आ जाए। आई होप ये तो आता ही होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस वेलोसिटी के साथ, इतनी स्पीड के साथ बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ गई है। तो यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो पिच से जो बाउंड्री दूर होती है वो 72 मीटर होती है, सही, इन जनरल 72 होती है, इतनी स्पीड से बॉल जा रही है और डिस्टेंस जो है वो 72 है। तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है 28.9, 28.9, डिस्टेंस s भी हमें पता है 72, लेकिन हमें टाइम नहीं पता कितने टाइम में बॉल जो बाउंड्री पहुंचेगी। अगर इतनी स्पीड से बॉल जाए तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ बॉल पाने के लिए, तो टाइम तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। v यहाँ पे डिवाइड, t यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू सिर्फ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल टू सिर्फ जाएगी 72 के डिवाइड में। अब इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करो, टाइम निकल के आ गया। तो डिवाइड करने पे टाइम आ रहा है 2.5 सेकेंड, इतना टाइम लग रहा है बॉल को बाउंड्री पहुंचने में। पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी होती है जो किसी हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बुक है, बुक को मैं ग्राउंड से एक हाइट पर पर्टिकुलर में होल्ड करके रखा हुआ हूँ, तो मैंने जब बुक को होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक काम किया है और जो मेरी मस्कुलर एनर्जी है वो इस बुक के ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगी है। तो यहाँ इस वक्त जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब जब मैं इस बुक को छोड़ूंगा तो ये वापस से नीचे आएगा और यहाँ पे आपको एक साउंड जनरेट होते हुए सुनाई देगा, जो प्रूफ है कि इस बुक के अंदर कोई एनर्जी थी जो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वाली एग्जांपल पे जो एनर्जी स्टोर थी उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो रबर्स वगैरह होती है वो जब हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे जो स्टोर होती है उस स्ट्रेच वाली सिचुएशन पे, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी अगर आप गुलेल वगैरह को खींच के छोड़ते हो तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर होकर के जो उस स्पून को बहुत स्पीड से आगे की तरफ पुश करेगा, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रूट्स पे जो जो पेड़ वगैरह पे या किसी भी पौधे पे होते हैं, दैट इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव करें तो देखें इस बुक के ऊपर जो मैंने काम किया वर्क को हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, कि P मीन पोटेंशियल और G मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क बराबर है, जितना आप काम करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड होगी। और वर्क का जो फॉर्मूला होता था वो Fs होता है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने कितनी फोर्स लगाई और बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकल के आता है। पोटेंशियल एनर्जी भी यही है। अब फोर्स यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी की लग रही नीचे की तरफ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट भी कहते हैं, तो F इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब W का फॉर्मूला होता है mg, वेट का फॉर्मूला ये होता है। S जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हाइट की फॉर्म पर है, h की फॉर्म पर है, तो s को h कह दिया। अब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F की जगह पे आ जाएगा mg और s की जगह में आ गया h, mgh। इट मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और हाइट के। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा और जितनी हाइट पर होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होगी। बाकी जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। एग्जांपल 6.3, एट स्कूल स्पोर्ट्स गाला कामिल मेड अ रिकॉर्ड इन हाई जंप। हाई जंप पे कामिल ने एक रिकॉर्ड बनाया एट हिज स्कूल। ही जंप्ड 1.5 मीटर हाई
वो 1.5 मीटर हाई तक उसने जंप करिए, व्हाट विल बी हिज पोटेंशियल एनर्जी इफ हिज मास इज, उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर उसका मास जो है वो 60 kg है। फ्रॉम वेयर डज दिस पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जंप करी है वो 1.5 मीटर हाई जंप करी, दैट इज द हाइट h इक्वल टू 1.5 मीटर, और जो लड़का है उसकी जो वेट है दैट इज 60 kg, तो मास, सॉरी वेट नहीं, मास इज 60 kg, और पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, मास 60, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 या फिर 9.8 रखिए आप, और हाइट 1.5, इनको मल्टीप्लाई करने पे 882 जूल, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे 9.8 पुट करेंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 पुट करके सॉल्व करने पे दिस इज द आंसर 882, अगर 10 रखते तो 900 जूल आंसर आता है। तो नेक्स्ट पार्ट है फ्रॉम वेयर डज दिस पोटेंशियल एनर्जी कम, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ये कहाँ से आई है, जंप करते हुए, तो ये आई है काइनेटिक एनर्जी से। जब वो जंप कर रहा है ऊपर की तरफ तो मूव कर रहा है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो गई किसमें, टॉप पॉइंट पे जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन मीन कन्वर्ज होना, कन्वर्ट होना मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाना। तो द चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस पॉइंट पर है, या बुक है या कोई भी चीज है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये फिक्स्ड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर है, ठीक है। अब मैं इस मार्कर को जैसे छोड़ूंगा नीचे की तरफ मूव करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी में, दिस कन्वर्जन इज नाउन एज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली है वो कैसे बनती है, एक हाइट में हम वाटर को स्टोर करते हैं, वहां से जब हम वाटर को कोल डाउन कराते हैं तो वाटर नीचे आकर के टरबाइन पे लगता है, जिससे टरबाइन मूव करता है, और मूवमेंट की वजह से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी वाटर की, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे ही अ साइक्लिस्ट गोइंग अप टू द टॉप ऑफ अ हिल, एक साइक्लिस्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है हिल में, तो वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को, तो केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए वर्क कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ आना चाह रही, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसने वर्क करा, तो अपनी एनर्जी को यूज करके वर्क करा। अब ये जब एक टॉप पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब ये अगर वापस नीचे आता है तो इसको विदाउट पेडलिंग ही नीचे आएगा इस एनर्जी की वजह से, ठीक है, तो अगेन कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो अब एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, सही है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया भी हो जाती है, डिसिपेट भी हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल जितनी एनर्जी इस साइक्लिस्ट इस साइकिल के ऊपर लगा रहा है उतनी ही एनर्जी स्टॉप पॉइंट में मिले जरूरी नहीं है, बिकॉज साइक्लिस्ट इसके ऊपर जितनी एनर्जी लगा रहा है वो एनर्जी पहले तो ये जो साइकिल के जो पहिए हैं इसके फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी चले जाएगी, कुछ ऊपर जाते हुए जो एयर रेजिस्टेंस इसको रोक रही है उसके अगेंस्ट काम करने में चले जाएगी, कुछ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने में एनर्जी चले गई। तो ये जो एनर्जी जो बेस्ट हुई है इसको हम कहते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। ऐसे ही कोई गाड़ी है जो चलती है पेट्रोल से, तो पेट्रोल अगर 100 जूल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 100 जूल एनर्जी अगर पेट्रोल में है, तो मान लो इतना अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ पेट्रोल 1 लीटर ये जो भी उसमें अगर 100 जूल एनर्जी है समझाने के लिए, तो वो जब गाड़ी को चला रहा, हम पेट्रोल का यूज क्यों करते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए। अब गाड़ी चल रही है, केमिकल एनर्जी से चल रही है, तो मूवमेंट वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो केमिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 100 जूल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी 20 जूल काइनेटिक एनर्जी में, जो कि नॉर्मली होता है। बाकी जो 80 जूल जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है। अब इसके ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो जाती है, वो किसी और फॉर्म में, तो गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी को चलाने के लिए टायर के अगेंस्ट जो फ्रिक्शन लगता है उसमें कुछ एनर्जी चले जाती है, कुछ एनर्जी जो है वो धुएं के फॉर्म में बाहर आ जाती है, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में गर्म होकर के डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। तो दैट वाज कन्वर्जन। नाउ कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्वेशन के ऊपर लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है
एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में एनर्जी ना तो बनती है ना खत्म होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होते रहती है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी अमाउंट में सिस्टम के अंदर है वो हमेशा सही कांस्टेंट ही रहेगी, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेगी। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ द वर्क डन इज जीरो देन द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज ऑल्सो जीरो। अगर कोई काम नहीं होगा तो एनर्जी भी यूज नहीं होगी, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई जीरो, चेंज इन एनर्जी जीरो होगी। अब चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई के क्या मतलब है कि अगर कोई एनर्जी में चेंज आता है, कोई काम होता है, एक जगह से मैं उठ करके दूसरी जगह चले आता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो जिस जगह से मैं उठ करके दूसरी जगह चला गया, इस पॉइंट पे ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो जिस एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे था, जरूरी नहीं मैं उस एनर्जी के साथ यहाँ पे हूँ, कम या ज्यादा एनर्जी हो सकती है। सही है, अगर मैं भागते रहूँ लगातार और कुछ खाऊं पीऊं नहीं, तो इस एनर्जी में जितनी मेरी इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी वो उससे कम इस पॉइंट पे होगी, फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल टीएफ का मतलब है टोटल फाइनल ईमीन एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। अगर मुझे चेंज चाहिए एनर्जी का कि मैं यहाँ से जब यहाँ आया तो कितना चेंज आया एनर्जी में मेरी बॉडी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, जो फाइनल पॉइंट पे जो एनर्जी है उसको मैं माइनस कर दूंगा इनिशियल वाली एनर्जी से। पहले मैं चेक करूंगा मेरी एनर्जी कितनी, फॉर एग्जांपल मान लो 10 जूल थी, तो वो 8 जूल थी, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा, 8 माइनस 10 करूंगा तो -2 जूल एनर्जी, यानी एनर्जी क्या होगी, डिप्राइव हुई, -2 कम हुई है, इस तरह पता चला। तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को जब मैं माइनस करता हूँ तो मुझे चेंज का पता लग जाता है कि कितना चेंज है एनर्जी में। अब ये माइनस का साइन इक्वल टू अगर मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो मैथमेटिकली ये प्लस हो जाएगा, तो इट मीन कि जो फाइनल एनर्जी थी वही बराबर है इनिशियल एनर्जी। अच्छा जी, यहाँ पे तो हमें नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो एनर्जी लॉस हो गया हमें दिखाई दे -2, लेकिन इस वाले इक्वेशन का मतलब ये है कि जितनी फाइनल एनर्जी है उतनी ही इनिशियल एनर्जी, यानी पहले जितनी एनर्जी थी उतनी बाद में भी एनर्जी है। नहीं भाई, पहले 10 थी बाद में 8 हो गई, अब ये दो एनर्जी जो माइनस हुई है वो खत्म नहीं हुई है, वो कन्वर्ट हुई है फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जब मैं भाग रहा था तो मेरी बॉडी से जो है वो पसीने आ रहे हैं और बॉडी गर्म हो रही है, तो एनर्जी जो मेरी फ्यूल केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी कन्वर्ट हुई वो एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं है। नाउ दिस इज नाउन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो एनर्जी टोटल इनिशियल स्टेट में होगी वही फाइनल स्टेट में भी होती है। नाउ अगर मैं सिस्टम की बात करूं, यहाँ पे एक बॉल है, हम एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो हाइट पे जब वो रेस्ट पर है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जो इनिशियल एनर्जी है वो mgh है, और mgh क्या होता है, हमारा mgh होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी इस पॉइंट पे टोटली हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है इनिशियली। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो मूवमेंट चाहिए, मूव करते हुए जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक बोलते हैं, तो रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, मूव करना शुरू करेगी, सही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फाइनल इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, mgh, मूव करते हुए काइनेटिक एनर्जी कितनी, mgh, जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। फाइनल पॉइंट पे इस पॉइंट पे जब हाइट ही नहीं होगा तो जीरो। ठीक है, नाउ टोटल जो एनर्जी होगी वो mgh होगी, टोटल फाइनल एनर्जी। यहाँ पे टोटल इनिशियल एनर्जी mgh है, टोटल फाइनल एनर्जी भी mgh है, यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो इस पॉइंट पे थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो इस चीज को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो एनर्जी यहाँ पर है वो एनर्जी यहाँ पर। इनिशियल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के शॉर्ट फॉर्म में। नाउ अब ये बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन जब इसको रेजिस्ट करेगी, इस केस में एयर फ्रिक्शन इसको रेजिस्ट कर रही है, ये बॉल फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगी,
तो उस काम को हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी से पहले, क्योंकि बॉल नीचे आते हुए एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क भी कर रहा है, तो प्लस वर्क फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो काम हो रहा है वो Fr यानी फ्रिक्शन वर्क इक्वल टू इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल आगे है एग्जाम्पल, लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल 6.4। A player kicks the football of mass 450 ग्राम। एक फुटबॉल जिसका मास 450 ग्राम है, फुटबॉलर उसको किक करता है। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब वो किक करता है तो वो बॉल ऊपर की तरफ जाती है वर्टिकली ऐसे, एट ए स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड। किस स्पीड से ऊपर जा रही है? 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ बॉल जा रही है। पार्ट ए में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर लें। हाउ हाई वुड इट रीच? अगर एयर ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना एक्ट करे, तो जब मैं उस बॉल को किक कर रहा हूं तो जो कि इतनी स्पीड से जा रही है तो कितनी ऊपर तक जाएगी। ठीक है। पार्ट बी में इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अगर एयर को भी मान लें कि एयर होती है, द बॉल ओनली राइजेस टू 20 मीटर। एयर रेजिस्टेंस की वजह से बॉल जो है वो सिर्फ 20 मीटर तक गई है। ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस? तो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कितना काम हुआ है ये फाइंड आउट करें। तो डेटा बनाते बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास की बने m 450 ग्राम। मास का जो यूनिट होता है ऐसा है वो केजी होता है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू केजी में आ जाती है। ठीक है। नाउ वेलोसिटी हमें 22 मीटर पर सेकंड की बनी। पार्ट ए में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है, कितनी वो बॉल ऊपर गई है। तो पार्ट ए में हमें हाइट फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज जब भी फ्री फॉल मोशन की बात हो, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी लगती है। वहां पे जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होती है वो कांस्टेंट है, दैट इज 9.8। पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना है कि कितना काम उस फुटबॉल को करना पड़ रहा है एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। वर्क, ये वर्क फ्रिक्शन। पार्ट ए हम फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv², और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि अब फुटबॉल कितनी हाइट पे की है। तो mg यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आएंगे तो इस वैल्यू को डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे डिवाइड में भी हमें ऊपर मल्टीप्लाई में पहले सेम कैंसिल हो गया, तो मैं इस वैल्यू को ऐसे घुमा के भी लिख सकता हूँ। h को यहाँ लिख दिया, इस वैल्यू को यहाँ दिखा रहा हूँ। ये 1 जब v स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर ही रहेगा, 2 जब g से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2g। नाउ v की जो वैल्यू है वो 22 है, और 2 एज इट इज आगे, और g की वैल्यू 9.8। 22 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसके स्क्वायर आया उसको 9.8 का जो आंसर आया उससे डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द आंसर। दिस इज द हाइट 24.7 मीटर तक जाएगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से कितना जा रही है बॉल? 20 मीटर, यानी तकरीबन समझ लो 5 मीटर के करीब 4.7 मीटर का फर्क आ रहा है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अभी जो फर्क आया है, जो एनर्जी जो लॉस हुई एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में 4.5, ठीक है, ये उस काम को हम फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो काम के लिए क्या करेंगे? अगेन इसी फॉर्मूले में हम प्लस कर देंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को, जो इससे पहले हम डिराइव कर चुके हैं। तो बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया, बाकी ये इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज। यहाँ पे हमें काम फाइंड आउट करना है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसके साथ कोई साइन है तो प्लस है, इक्वल टू उस तरफ आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की mgh होती है फार्मूला, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। हमें वर्क फाइंड आउट करना है अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। m की जगह m की वैल्यू 0.45, मास कितना है 0.45 kg, g की जगह में g की वैल्यू, हाइट आगे 20, क्योंकि यहाँ पे पार्ट b की बात हो रही है तो हाइट गिवन है हमें 20 मीटर, माइनस एल इज 1/2 एल इज m की जगह m की वैल्यू 0.45, और v जो हमें 22 स्पीड, और इतनी स्पीड से ऊपर जा रही थी, दैट इज कांस्टेंट 22 का स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया माइनस एन दैट इज, यहाँ पे 22 का पहले स्क्वायर निकालें, फिर उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज द आंसर। माइनस करने पे ये आंसर आएगा। तो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। माइनस साइन ये बता रहा है कि एयर जो है ना वो बॉल को रोक रही थी, सही है, और बॉल अगेंस्ट एयर के काम कर रही है। पहले क्या होता था कि जस्ट इंसान की स्ट्रेंथ, हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है, वही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती थी, उसी के थ्रू हम
ज्यादातर अपनी डेली रूटीन के काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी, हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कवर किए। अब आज के टाइम में हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकती है। अब एनर्जीज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्टर्स का यूज करते हैं। ज्यादातर हम एनर्जीज को डिफरेंट सोर्सेज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं कन्वर्टर्स के थ्रू। अब यहाँ पे आज के टाइम का चैलेंज ये है कि जो एनर्जी सोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो किस तरह हम सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बनाए, ऐसे एनर्जी सोर्स बनाए जो लॉन्ग टर्म चल सके, जिससे हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो सके। तो इस बेसिस पर दो सोर्सेज पे डिवाइड किया गया एनर्जीज को, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन सी सोर्सेज होती है। Is an energy source that is limited and cannot be replaced naturally in short time। बोल रहे हैं ये वो सोर्स है जो लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में, और इसको हम बहुत जल्दी सालों में जो है ना दोबारा से रीस्टोर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आज के टाइम में हम जितनी भी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये वो सारी एनर्जी सोर्सेस हैं जिससे हम एनर्जी लेते हैं, जिससे हम काम लेते हैं, और ये सारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। अगर हम इस चार्ट में भी देखें, ओवरऑल जो हम एनर्जीज को यूज कर रहे हैं 100% में से 89.5% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। मान लें कि 80% से अबव हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल से ले रहे हैं। कल को अगर ये खत्म हो जाते हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से मजीद 40 से 50 साल तक ये एनर्जी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, खासतौर पर पेट्रोलियम, एंड देन फिर ये खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डिपेंडेंट है इन सोर्सेज के ऊपर। जितने भी फैक्ट्रीज में काम हो रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां वगैरह चल रही, ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी काम है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, घरों में डिफरेंट मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है वो सारी इस एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयल 29% हो गया, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल को भी हम नॉन रिन्यूएबल में इंक्लूड करते हैं तो 4.5%। जस्ट सिर्फ ये कुछ है जो रिन्यूएबल है, हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन सी सोर्सेज होती है। रिन्यूएबल नाम से समझ आ रहा है, इज एन एनर्जी रिसोर्स दैट इज रिप्लेस्ड रैपिडली बाय नेचुरल प्रोसेस, जो कि तेजी से वापस बन सकती है किसी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। दीज रिसोर्सेज कैप्चर देयर एनर्जी फ्रॉम एन ऑन गोइंग नेचुरल प्रोसेसेस। ये कहां से एनर्जी लेते हैं, ये ऑन गोइंग नेचुरल प्रोसेसेस जो फिनोमिना हो रहे हैं, जो कि चल रहे हैं हमारी अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर में हो रहे हैं वहां से। सच है जैसे कि सनशाइन, धूप है, ऑन गोइंग नेचुरल रिएक्शन है, प्रोसेस है। विंड हवा, ब्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हम वेस्ट वगैरह जया करते हैं वो। तो दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अदर में आते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक आते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम 7% यूज कर रहे हैं, और अदर में विंड आ जाता है जो कि 1.5% विंड से एनर्जी ले रहे हैं, सोलर से 0.5%, बायोफ्यूल से 0.6%, और अदर इसके अलावा भी जो है वो 0.9% है। अब हम जो है वन बाय वन इन एनर्जी सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग डेड पार्ट से बनते हैं, जो कि मिलियन ईयर से जमीन के अंदर धसे हुए हैं। प्लांट्स वगैरह या फिर एक्वेटिक लाइफ, मीन समंदर के अंदर की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके रिमेन्स से, उनके मरने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो फ्यूल्स वगैरह बनते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स विच इंक्लूड कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है, कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस आती है जो हमारे घरों में आ रही है। आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, ये जो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स है ये हाइड्रोकार्बन्स में रिच होते हैं, यानी बहुत ज्यादा इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। व्हेन दीज हाइड्रोकार्बन्स बर्न they combine with oxygen from the air to create carbon dioxide, water and energy। जब ये जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन लिखा हुआ CH4+, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और जलते हैं तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। हमें तो चाहिए एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, इस एनर्जी के थ्रू
हम जो है वो वाटर को हीटअप करते हैं, वाटर से स्टीम निकलता है, वो स्टीम टरबाइंस वगैरह को मूव कराता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमें तो ये एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है। तो अब कोयल, कोयल की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल ग्लोबली, कोयल जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। However, the combustion of coal leads to significant atmospheric pollution. जब हम कोयल को जलाते हैं तो इससे जो निकलने वाले हैजर्डस केमिकल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी अदर गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और भी अदर गैसेस है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए सही नहीं है। ऑयल, क्रूड ऑयल undergoes refining processes to yield various energy products. क्रूड ऑयल यानी ऑयल जब हम निकालते हैं, जो अभी हम गाड़ियों में यूज करते हैं, उस फॉर्म में नहीं होता ऑयल। ऑयल होता है क्रूड, होता है रफ फॉर्म में, होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा, जिसके ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। उसमें डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू उससे अलग अलग काफी सारी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, इंक्लूडिंग गैसोलीन, जो पेट्रोल वगैरह है, जेट फ्यूल, हवाई जहाज के लिए यूज करने वाला फ्यूल, उड़ने वाली चीजों के लिए, एंड हीटिंग ऑयल, जलाने वाले ऑयल वगैरह। डिस्पाइट द लिमिटेड ग्लोबल रिसोर्स ऑफ ऑयल, इट इज फेवर्ड अवर कोयल। ठीक है, ऑयल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है रिजर्वायर्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में होता है, जहां से हम ड्रिलिंग करके उस रिजर्वायर से हम ऑयल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेड अमाउंट में होता है, लेकिन फिर भी ऑयल के ऊपर इसको प्रेफर किया जाता है। वाई? बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ ऑयल और सेम अमाउंट ऑफ ऑयल में ज्यादा एनर्जी ऑयल देता है, सेम अमाउंट। अगर आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं कहूँ 2 जूल एनर्जी चाहिए, तो अगर उसके लिए 10 किलो ऑयल लग रहा है, तो उसकी जगह हाफ केजी ऑयल से काम चल जाएगा। सही है, मीन ऑयल कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी देता है। तो ये सारी जो एनर्जी सोर्सेस है, ये हमें फायदा तो दे रही है, डेली लाइफ हमारी चल रही है इससे, लेकिन इसके नुकसान भी है। पहला तो ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, दूसरी बात ये है कि ये काफी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। नेचुरल गैस, इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल, ये ऑयल का बाय प्रोडक्ट ऑयल के साथ निकलता है। एक्सट्रैक्शन कंप्रेसिस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, primarily मीथेन। ये बेसिकली काफी गैसेस का मिक्सचर होता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, लेकिन ज्यादातर मीथेन होता है। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, और इसका ये फायदा है कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आप पाइप्स के थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं, जबकि ये उतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं होते, इनके लिए व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये था फॉसिल फ्यूल। आई होप इट्स क्लियर नाउ। न्यूक्लियर फ्यूल, इट इज आल्सो अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। So what is nuclear fuel? Nuclear power plants harness the energy in the nucleus of an atom through nuclear fission. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर ये एनर्जी जनरेट होती है। ये बेसिकली जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस को स्प्लिट करा करके, तोड़ करके जो एनर्जी निकलती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस को स्प्लिट करके, तोड़ के, फिजन प्रोसेस के थ्रू, मतलब इसको तोड़ के। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग हैवी एटम्स। प्रोसेस क्या है न्यूक्लियर फिजन? क्या होता है कि हैवी एटम्स, ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, 235 से ऊपर वाले, तो स्प्लिटिंग हैवी एटम्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। जब हम इन हैवी एटम्स को ब्रेक करते हैं, इनकी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में थर्मल एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। दिस हीट इज यूज टू बॉइल वाटर, फिर इस हीट का यूज किया जाता है पानी को उबालने के लिए। विच देन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब पानी उबलता है तो भाप बनती है, भाप टरबाइंस को घुमाता है, टरबाइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि सिंपल प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी का। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ पावर मेथड, पॉपुलर मेथड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा मशहूर तरीका यही है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ग्लोबली, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत कम अमाउंट न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज्यादा एनर्जी में दे सकते हैं, जिससे पहले हमने बात करा था कि कोयला और ऑयल के सेम अमाउंट में, ऑयल बहुत ज्यादा एनर्जी देता है उससे सेम अमाउंट में। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें सेम अमाउंट में, तो न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ज्यादा एनर्जी देगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में, सेम अमाउंट के अंदर। ठीक है,
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट डज नॉट पोल्यूट द एयर। मेन चीज, इससे पहले वाले जो फॉसिल फ्यूल्स है, ऑयल और ऑयल, वो एयर को पोल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, लेकिन ये एयर को पोल्यूट नहीं करता है क्योंकि इसमें से कोई गैसेस नहीं निकलती है, ये पावर प्लांट्स के अंदर होता है। और एमिट ग्रीन हाउस गैस, कोई ग्रीन हाउस गैस CO2, SO2, NO3, NO2 वगैरह कुछ भी ये रिलीज नहीं करते हैं। हाउएवर, भारत, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट, इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं क्योंकि ये जो हैवी एटम्स हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इनमें से कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रही होती है, शुआएं निकल रही होती है, तो ये जो शुआएं निकल रही है कंटिन्यूसली, ये नुकसानदेह है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करती हैं, विच इज हाईली टॉक्सिक एंड कैन कॉज सेवर हेल्थ इश्यूज, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज कर सकता है, खासकर वहां काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए, लाइक बर्न्स, कैंसर्स, ब्लड डिजीजेस एंड बोन डिके। ऐसा हो सकता है कि ब्लड डिजीज हो जाए, कैंसर हो जाए, या फिर बोन डिके हो जाए, यानी आराम आराम से आपकी हड्डियां जलने सड़ने लग जाए। तो ये मेथड तो बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी भी देता है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें एक्सपर्ट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की जरूरत होती है, जो कि सोसाइटीज के पास इतने नहीं होते हैं। तो आई होप इट्स नेक्स्ट इज बायोमास फ्यूल। बायो वर्ड से ही पता लग रहा है ये लाइफ से निकला है। बायोमास फ्यूल यानी जो हम डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, और इसके अलावा बायोमास में ट्रीज वगैरह भी आ जाती है, और हमारी बॉडी वगैरह, ये सारी चीजें। और बेसिकली अगर कहूँ तो जो हम वेस्ट वगैरह वेस्ट करते हैं, उसके जरिए जो एनर्जी बनती है उसको हम बायोमास फ्यूल कहते हैं। तो द एनर्जी कंटेन इन बायोमास कम्स फ्रॉम द सन। अच्छा, जो बायोमास में जो एनर्जी आ रही है वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में, ट्रीज में, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, और जो लिविंग बॉडी से, बेसिकली प्लांट्स और वेजिटेबल्स में जो एनर्जी आ रही है वो सनलाइट से आ रही है। सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अमल से, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्लांट्स और वेजिटेबल्स में बनते हैं, और दिस कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स of energy for the living bodies. Biomass can be turned directly to produce heat. Heat generate steam which drives turbines connected to generator for electricity production. बायोमास को जब हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो उससे वाटर जब बॉईल होगा तो उससे स्टीम बनेगा। वो स्टीम निकल करके टर्बाइन वगैरह को मूव कराती, जिसकी मूवमेंट की वजह से जनरेटर स्टार्ट होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली आप बायोमास एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अ टन ऑफ फूड वेस्ट कैन जनरेट 85 मीटर क्यूब ऑफ बायोमास। एक टन फूड जो वेस्ट होगा, एक टन, वो 85 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस बना सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी जो बायोगैस बन रही है इसमें तीन चीजें, मीथेन जो कि 60% तक मीथेन होता है। अब मीथेन वो वाली गैस है जो हमारे घरों में आ रही है, चूल्हों में। कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा अमाउंट में इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये सारी चीजें मिक्सचर फॉर्म में आती है बायोगैस में। इट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ये जो एनर्जी रिसोर्स है रिन्यूएबल है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। इट मीन ये इको फ्रेंडली हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, ठीक है। लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेस। Hydroelectric generation is the process of using the gravitational potential energy of water to generate electricity. यानी ये वो प्रोसेस है जहां पे हम वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कैसे स्टोर करते हैं? डैम्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो वो हाइट के ऊपर पानी को स्टोर करता है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर जब वाटर स्टोर होता है तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पानी को जब नीचे गिराया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब ये बहुत स्पीड से जब नीचे आता है तो यहाँ टर्बाइंस वगैरह रखे हुए होते हैं, वो टर्बाइंस मूव करते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से आगे जनरेटर को एनर्जी मिलती है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज रिन्यूएबल एंड एफिशिएंट। ये रिन्यूएबल है बिकॉज पानी को आप स्टोर करते रहे और इससे बिजली बनाते रहे। एफिशिएंट भी है काफी। दे हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो डिफरेंट गैसेस रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे नहीं होता इससे। जनरेटिंग पावर फ्रॉम वाटर रिक्वायर्स फास्ट फ्लोइंग वाटर।
अगर आपको पानी से बिजली बनाना है तो आपको फास्ट फ्लोइंग वाटर चाहिए, यानी बहुत तेजी से आता हुआ पानी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, वाटर को स्टोर करोगे। अब वाटर जब स्टोर होगा तो हम यहाँ पे इको सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं अर्थ की, एंड इट ऑफन कॉजेज बायो इकोलॉजिकल डैमेज। इकोलॉजिकल डैमेज कैसे, देखें, पानी जो रिवर्स में मूव कर रहा है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा होता है। अब हम उस पानी को रोकते हैं और जमा करते हैं बहुत सारा पानी, फिर उसको डाउनफॉल कराते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आता है। ये आप हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल जो सिस्टम है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी वजह से इफेक्ट क्रिएट हो सकता है पानी वगैरह को स्टोर करने की वजह से। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं इसकी वजह से। और वो जो हमारा जो वाटर साइकिल है, जहाँ पे वाटर स्टीम बन करके बादल बनते हैं, बादल वापस से पानी बनता है, और एक जो सिस्टम चल रहा है केनाल और रिवर्स के थ्रू, उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज है। बाकी ये रिन्यूएबल सोर्स है, इसके जरिए अगर हम एनर्जी लेते हैं तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। सोलर रेडिएशन यानी सनलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का बनना। प्रॉपर प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। सोलर रेडिएशन इज हार्नेस्ड इन टू मेन वेज फॉर एनर्जी। दो तरीके से सोलर रेडिएशन के थ्रू हम एनर्जी को बनाते हैं। द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स। पहला जो मेथड है वो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, जो घरों की छतों में लगे हुए होते हैं वो है फोटोवोल्टेइक सेल्स, ऑल्सो नाउन एज सोलर सेल, जिनको हम सोलर सेल्स भी कहते हैं। इसके जरिए हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, विच डायरेक्टली कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। These cells are made of semiconductors। अभी जो सेल्स हैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, सिलिकॉन से नहीं, जो कि वेरी चीप मेटल है, बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा अबंडेंट, सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है सिलिकॉन, विच जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सपोज टू इट। सिलिकॉन जब हीट उसके ऊपर लगती है तो वो उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द सेकेंड मेथड इज थ्रो सोलर थर्मल सिस्टम। जो सेकेंड मेथड है वो सोलर थर्मल सिस्टम है। थर्मल वर्ड से समझ आ रहा है हीट। अब फर्स्ट में हम सन की लाइट को यूज कर रहे हैं, सिर्फ रोशनी। सेकेंड जो मेथड है उसमें हीट को, सन की वजह से जो गर्मी होती है उसको यूज कर रहे हैं, विच यूटिलाइज द हीट को यूटिलाइज कर रहा है फ्रॉम सनलाइट फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है सन की हीट से। वाटर हीटिंग, वाटर को हीट करने के लिए भी यूज करते हैं। एंड स्पेस हीटिंग, और स्पेस को भी हीट करने के लिए यूज करा जाता है। कंसंट्रेटेड सोलर पावर, CSP, कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम कंसंट्रेटेड सनलाइट ऑन टू अ स्मॉल एरिया। ये वो सिस्टम है जो क्या करता है, सनलाइट को एक स्मॉल एरिया के ऊपर कंसंट्रेट कराता है। कैसे, लेंसेज के थ्रू। जैसे आपने कभी करा हो, ये जो आई लेंसेज होते हैं उसको थोड़ा डिस्टेंस रख करके कागज वगैरह जलाते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया हो। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट लेंसेज का यूज करके सनलाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कराते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। Concentrated sunlight onto a small area using mirrors and lenses. The sun is the sun is a completely free and renewable energy resource. Completely free है, renewable है, आसानी से बार बार हमें ये एनर्जी मिल सकती है। That is also very eco friendly, और इससे कोई इतने ज्यादा गैसेस वगैरह रिलीज नहीं होती हैं, तो ये इको फ्रेंडली होगी। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो वोल्टेइक सेल्स में, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह जो काम कर रही है, जो सोलर प्लेट्स बनाती है, वो बहुत ज्यादा धुआं वगैरह छोड़ती है, तो दैट इज नॉट इको फ्रेंडली। सही है। सिग्निफिकेंट लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ द डे। ये भी डिसएडवांटेज है। सिग्निफिकेंट लैंड एरिया, बहुत ज्यादा जमीन चाहिए अगर आप पूरी सिटी को सोलर पे चलाना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा एरिया आपको चाहिए होगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन, और वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लाउडी होगा तो ये बारिश हो रही होगी तो सही से काम नहीं करेगा ये सिस्टम। और इसके अलावा दिन का कौन सा टाइम है, उसी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कम या ज्यादा हो। जियोथर्मल रिसोर्सेज, यहाँ पर हम अर्थ की इंटरनल एनर्जी को यूज करते हैं और उसे डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम द अर्थ कोर, अर्थ के कोर से आती है। दिस इज द कोर ऑफ अर्थ। मेंटल होता है और ये अपर क्रस्ट होता है, दिस इज द अपर पार्ट जहां हम रहते हैं, और अंदर ये लावा वगैरह होता है, और दिस इज द कोर जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, मेजोरिटी आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है।
तो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं करते हैं कंसिडर, बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ के अंदर जो लावा एग्जिस्ट कर रहा है वो एक लिमिटेड अमाउंट में, कभी ना कभी तो उसने खत्म हो जाना है। बट क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है कि इसको खत्म होने में भी काफी हजारों साल लग जाएंगे, इसलिए रिलेटिवली हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी कंसिडर करते हैं। बिकॉज द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फास्टर देन इट इज रिप्लेनिश्ड, यही बात हो गई, हम जितनी ज्यादा हीट निकाल रहे हैं तेजी से, उतनी हम वापस हीट को बनने में इतना टाइम नहीं दे रहे। However, due to the immense size of Earth, it would take thousands of years to deplete this energy source, making it practically renewable. क्योंकि हजारों साल लग जाएंगे इस एनर्जी खत्म होने में, तो ये इसको एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बना देता है। जियोथर्मल एनर्जी इज अबंडेंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में, एंड डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अच्छा, इससे जो हम एनर्जी ले रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में, उससे ग्रीन हाउस जो गैसेस रिलीज नहीं होती। इट मीन दिस इज इको फ्रेंडली। द डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कैन बी टॉक्सिक एंड इवन डेडली इन हाई कंसंट्रेशन। अच्छा, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है जो कि टॉक्सिक है, तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो डेडली भी साबित हो सकती है, जान भी जा सकती है। विंड, हवा के जरिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू टर्न टर्बाइंस व्हिच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी, हवा की काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है टर्बाइन को मूव कराने के लिए, जो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब टर्बाइन को कैसे मूव कराते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर ये बड़े बड़े फैंस लगे हुए होते हैं, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं अदर सिटीज की तरफ, तो रास्ते में आपको दिखेंगे इस तरह बहुत बड़े बड़े फैन। तो ये ऐसी जगहों में रखे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा एयर ब्लो कर रही होती है, तो एयर इन फैंस को मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक है। वो जाकर के जो है वो टर्बाइन को मूव कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दे हैव बिग रोटर प्लेट्स, बिग रोटर प्लेट्स होती है इनमें, कनेक्टेड टू अ हब। ये जो कनेक्ट होगा एक हब के साथ, पीछे गियर बॉक्स होगा, यहाँ पे वो गियर्स वगैरह होंगे जो मूवमेंट को कम या ज्यादा करेंगे, एंड जनरेटर, और फिर वो जाकर के टर्बाइन जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है। द ब्लेड्स कन्वर्ट विंड्स काइनेटिक एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। ब्लेड क्या करते हैं, जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी जो हवा आ रही है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ब्लेड ऐसे मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। द जनरेटर कन्वर्ट रोटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो रोटेशनल एनर्जी है उसको जनरेटर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड इज इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल सोर्स है, जितना चाहे आप इससे एनर्जी बनाते रहें, और ये इको फ्रेंडली भी, कोई गैसेस वगैरह इसमें से रिलीज नहीं होती है। एनर्जी सोर्स विंड फार्म्स रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस। बस ये इसके छोटा सा डिसएडवांटेज है कि इस काम के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, और हर जगह में ऐसा नहीं होता जहाँ पे हर जगह में तेज हवा चल रही हो, तो एरियाज भी स्पेसिफिक होते हैं। वेव्स इन द सी, वेव्स आपने देखे होंगे, इस तरह से पानी में लहरें बनती है हवा की वजह से, तो इन वेव्स के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। वेव्स एनर्जी आल्सो कॉल्ड ओशन वेव एनर्जी, हम इसको ओशन वेव एनर्जी भी कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सरफेस वेव्स ऑन द ओशन। समंदर के ऊपर जो पानी है उसमें जो वेव्स बन रही होती है, छोटी छोटी लहरें, उसके थ्रू जो हम एनर्जी निकालते हैं। वेव एनर्जी कन्वर्टर्स, फिर वहां पे हम वेव एनर्जी कन्वर्टर्स को फिट करते हैं। आर डिवाइसेस क्रिएटेड टू कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज वेव्स। वो डिवाइस, उन डिवाइसेस का क्या काम होता है, उन डिवाइसेस का काम होता है कि वो इन वेव्स की काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करें, ठीक है। फिर वो काइनेटिक एनर्जी अगेन टर्बाइन के साथ कनेक्ट होगी, टर्बाइन घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दीज एनर्जी ड्राइव अ टर्बाइन कनेक्टेड टू अ जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। The technology is still in its early stages. ये जो टेक्नोलॉजी है वेव से थ्रू एनर्जी बनाना, ये अभी स्टार्ट हुआ, तो ये अभी अर्ली स्टेजेस पर है, मजीद इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। चैलेंजेस इंक्लूड द हार्श मेरीन इन्वायरमेंट। क्या चैलेंज है कि क्योंकि समंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो काफी जो है ना ज्यादा मुश्किल होती है। विच रिक्वायर एक्सटेंसिव इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इस वजह से क्योंकि इन्वायरमेंट इतना हार्श होता है, इस वजह से हमें एक्सटेंसिव इंस्टॉलेशन चाहिए, बहुत ज्यादा
जगह पर, बहुत बड़े एरिया पर हमें इनको इंस्टॉल करने डिवाइसेस को, और वो क्योंकि खराब भी होते रहेंगे तो उनकी मेंटेनेंस भी रिक्वायर होती है। टाइड्स और वेव्स में ये फर्क है कि ये पानी है मान लो समुद्र का, यहाँ से एयर ब्लो कर रही है, तो यहाँ ऊपर जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी थोड़ी बहुत, इनको हम जो छोटी छोटी लहरें बनती हैं इनको हम वेव्स कहते हैं, ठीक है। जबकि टाइड क्या होता है, टाइड में पूरा पूरा समंदर का पानी ऊपर और नीचे हो रहा होता है, इनको हम टाइड्स कहते हैं। या फिर आप यूं समझ लें, बहुत बड़ी लेयर, बहुत बड़ी जो है ना वेव्स, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the moon leads to the formation of the bulges in the ocean। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि इस अर्थ में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एवरी, सही। अब यहाँ पे मून और अर्थ की बात हो रही है, तो मून और अर्थ के बिटवीन में फोर्सेस हैं, इस फोर्स की वजह से पानी क्या होता है, ऊपर और नीचे होता है। दीज बल्जेस नाउन एज टाइड्स, इन बल्जेस को जो पानी का ऊपर नीचे होना, इनको हम टाइड्स कहते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम दिस टाइड्स। इन टाइड से एनर्जी को निकालने के दो मेथड है। नंबर वन है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम, which harness the kinetic energy generated by the movement of water caused by tidal current। यहाँ पे क्या होता है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम में, क्योंकि पानी ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है, तो पानी के ऊपर नीचे मूव करने पर अंदर पानी के अंदर करंट्स बनते हैं। उन करंट्स को यूज करते हुए वहां अंदर हम टरबाइन वगैरह लगाते हैं जो रोटेट करते हैं, जो जनरेटर के साथ कनेक्ट होते हैं, और इस तरह बिजली बनती है, ठीक है। टाइडल रेन सिस्टम, और रेन सिस्टम में क्या होता है, a tidal barrage or a dam like structure is constructed across the entrance of a tidal basin। जहां पे टाइड्स वगैरह बन रही है, हाई टाइड लो टाइड, उसके आसपास में हम एक डेम लाइक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पे क्या होता है जब पानी ऊपर आता है, जैसे मान लीजिए पानी ऊपर उठ गया, अभी ये है और थोड़ी देर में उस टाइम में पानी ऊपर उठ गया, यहाँ पे आ चुका है, अब पानी उठा है, सही है, तो इतना हाइट में चेंज है, तो यहाँ पे एक बेसन बनाएंगे, जहां पे ये उठा हुआ पानी सारा उस बेसन में आ जाएगा अंदर, ठीक है। गेट्स विद इन द बेराज अलाउ वाटर टू फ्लो इनटू द बेसन। यहाँ पे गेट्स है, वो अलाउ करेगा सारा पानी कहाँ पे आ जाए, बेसन पे आ जाए। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब टाइड हाई होगी, एंड रिलीज इट ड्यूरिंग लो टाइड। अब जब टाइड नीचे जा रही है, वापस से यहाँ पे आ गया, तो अब ये टाइड्स वापस से नीचे लगी, तो अब इसको रिलीज करेगा पानी को, वापस जो अंदर गया तो वो वापस बाहर आ रहा है। इस तरह क्या होगा, जब वापस नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वाटर की, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है हाइट के ऊपर, वापस नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उस एनर्जी से हम टरबाइन वगैरह को मूव कराएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, देयर बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो पावर को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज पावर? द टाइम rate at which work is done or the rate at which energy is consumed। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना काम हो रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसको हम पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, कितना काम कितने वक्त में हो रहा है और इसी तरह कितनी एनर्जी कितने टाइम पे कंज्यूम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आप इसको पुश करके इस पॉइंट पे ले आते हैं, तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक काम किया, क्योंकि इस बॉक्स के ऊपर आपने फोर्स लगाई और इस बॉक्स ने एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो आपने यहाँ पे एक काम किया। अब मैं इसी काम पे अगर टाइम को भी नोट करूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, कितने सेकंड या कितने मिनट टाइम लगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स लग गए, अब मैं इस टाइम को भी इंक्लूड करूंगा, तब ये पावर में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो यहाँ से यहाँ इस बॉक्स को 2 सेकेंड में पुश कर रहा है, एक बच्चा वो इसी बॉक्स को पुश करने में 3 सेकेंड ले रहा है और एक 4 सेकेंड ले रहा है। इट मीन जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी पावर कम है, सही है, और जो 2 सेकेंड में लेकर के जा रहा है उसकी पावर ज्यादा है। ये कोई काम कितना जल्दी हो रहा है, डेट रिप्रेजेंट द पावर, जितनी ज्यादा पावर उतना जल्दी काम हो। नाउ यूनिट ऑफ वॉट, अब पावर की जो यूनिट है, यूनिट इज वाट। अब वाट को कैपिटल डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड के। 1 जूल 1 सेकेंड में 1 वाट के इक्वल है, 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल का काम हो गया, सही है, दैट इज 1 वाट।
द पावर रेटिंग समटाइम्स कॉल्ड द वेटेज, पावर रेटिंग या फिर कभी कभार हम वेटेज भी कहते हैं, ऑफ अ लाइट बल्ब टेल्स यू हाउ फास्ट इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। ये जो हमारे पास वेटेज होता है या पावर रेटिंग होती है, इससे हमें पता चलता है, जैसे यहाँ पे 1 वाट 2 वाट 3 वाट 4 वाट, इससे हमें आइडिया होता है कि कोई भी जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो कितनी तेजी से एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। लाइट बल्ब की अगर हम मिसाल ले लें तो यहाँ पे लाइट बल्ब का क्या काम होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो पावर रेटिंग है ये हमें बताता है कि कितना जल्दी कन्वर्ट करेगा। अगर 100 वाट का बल्ब है तो वो रिस्पेक्टिवली 50 वाट वाले से ज्यादा तेजी से एनर्जी को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह आजकल जो हम यूज कर रहे होते हैं 12 वाट के 15 वाट के, वो रिस्पेक्टिवली उनसे कम जो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और कम जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे। नाउ 1 HP इक्वल टू एक और जो यूनिट है पावर की, लार्जर यूनिट इज हॉर्स पावर है, जिसको हम एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 HP जो बराबर है वो 746 वाट के बराबर है। अगर किसी मोटर के ऊपर या किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर 1 HP लिखा हुआ है, इट मीन उसकी जो पावर है वो क्या है, 746 वाट। ठीक है, जितना ज्यादा एचपी का नंबर बढ़ता जाएगा वॉट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा वोल्ट बढ़ेगा उतनी ज्यादा वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसी तरह एक और यूनिट है यहाँ पे हम किलोवाट आवर, ये अक्सर जो है हम यूज कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये पावर का यूनिट है। दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, ये बेसिकली वर्क का या फिर एनर्जी का ही यूनिट है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, देखो ये क्या मतलब किलो, डब्ल्यू मतलब वाट, वाट यूनिट है पावर का, आर मतलब टाइम। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कन्वर्टेड और कंज्यूम्ड इन 1 आवर एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट। अगर 1 घंटे तक कंटिन्यूसली कोई भी मशीन 1 किलोवाट आवर का पावर की है, 1 किलोवाट आवर पावर की है, वो 1 घंटे तक अगर चलती है, 1 किलोवाट की कोई भी मशीन अगर वो 1 घंटे तक कंटिन्यूसली चलती है तो वो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगी। सही है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकंड के। 1 किलोवाट बराबर है 1000, 1000 की जगह हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 मतलब 1000 होता है वॉट। वॉट ऐसे आगे, आर की जगह में 1 घंटे में 336 सेकंड्स होते तो वो आगे। अब वाट जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड के बराबर होता है, 1 वाट बराबर है जूल पर सेकंड के, 1 की जगह में जूल पर सेकंड, यहाँ पे ये सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब 10 की पावर 3 जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस इज द आंसर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये इतनी एनर्जी है कि कोई 1 किलोवाट आवर का apparatus 1 घंटे तक चलता है घर के अंदर तो वो इतनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और ये एनर्जी बराबर होती है 1 यूनिट की। बिल्स वगैरह में हम यूनिट में बता रहे होते हैं, 1 यूनिट का मतलब क्या, इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है घर के अंदर। जितने भी हम आपके पास बल्ब है, फैन है, टीवी, रेफ्रिजरेटर जो भी है, वो पर्टिकुलर पावर को कंज्यूम करते हैं। अगर 1 यूनिट आपको घर में कंज्यूम हो जाता है, इट मीन इतनी एनर्जी अप्लायंसेस ने यूज करी। जितने ज्यादा पावर वाले अप्लायंसेस आपके पास होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। अब इसका मतलब है ये कि अगर 100,000 मिलियन 3,600,000 जूल्स की एनर्जी यूज होगी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल उसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6.5, हाउ पावरफुल विल बी अ टेस्ला कार्स इंजन। टेस्ला कार का इंजन वो कितना पावरफुल है, इफ इट डस 3 न्यूटन की पावर 7 जूल्स ऑफ वर्क, अगर वो इतना काम करता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर, व्हाट विल बी इट्स पावर इन एचपी। तो आपने पहले बतानी कितना पावरफुल है और जो पावर बतानी वो एचपी यूनिट में बताना। ठीक है, तो वर्क जो है वो इतना कर रहा है 3 न्यूटन की पावर 7, टाइम 1 मिनट का लग रहा है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। पावर हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू, वर्क की जगह में वर्क की वैल्यू पुट कर लिया, टाइम की जगह में टाइम की वैल्यू 60 सेकंड्स पुट कर दी। नाउ इनको डिवाइड करने पे ये आंसर आ रहा है, तो पावर आ रही है 6.15 इंटू 10 की पावर 5 वॉट। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 10 की पावर 5 का मतलब जो है वो 0.5 डिजिट आगे है, तो पॉइंट जब 5 डिजिट आगे जंप करेगा तो 1 2, यहाँ तक आने तक 2, आगे कोई नंबर नहीं है, 3 4 5 है। तो इस नंबर को हम साइंटिफिक में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर 5 और ये। ठीक है, अब यहाँ पे 615 है, 3 जीरो का मतलब है 1000,
1000 को हम शॉर्ट फॉर्म में 10 की पावर 3 से दिखाते हैं, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, किलो। 10 की पावर 3 बराबर होता है किलो के प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था। तो इस तीन जीरो की जगह में क्या आ जाएगा, तो वर्ड अपनी जगह में ऐसे है, ठीक है। तो ये आ गया पावर। अब हमें पावर जो है वो एचपी में चाहिए, फिर 1 एचपी इक्वल टू 746 वॉट। अब यहाँ पे इतनी पावर है, और 1 एचपी इतने वोल्ट के बराबर है, यहाँ हमारे पास इतने वोल्ट। अब हमें चेक करना है ये वोल्ट, इतने वोल्ट कितने एचपी के बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, वोल्ट को 1 कर दें। वोल्ट को 1 करने के लिए 746 को 746 से डिवाइड कराएंगे। जो काम यहाँ करा वो इक्वल टू किस तरफ भी करना होता, तो यहाँ पे भी 746 से डिवाइड करवा दिए। अब इसको डिवाइड करने पे ये 1 वॉट आ गया, और ये ऐसे रहेगा। अब 1 वॉट कितने एचपी के बराबर है, तो मुझे इतने वोल्ट का चाहिए, तो सिंपल मैं 1 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दूंगा। इसको मैं इसे घुमा के इसे लिख सकते हैं। तो इस 1 के साथ मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 वॉट के साथ मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। जो काम यहाँ करते हैं मैथमेटिक्स में, वो काम इक्वल टू उस तरफ भी करना होता है। तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो वैल्यू 1/746, इसके साथ भी इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई करके इतने वोट बन गए जो हमारे पास पहले आंसर आया, और ये वोट बराबर है 825 एचपी के। तो पावर एचपी में क्या आ गई, पावर आ गई एचपी में 825। तो इंजन की जो पावर है वो इतनी है। तो एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना हम खत्म कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी हम इनपुट करेंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जितनी एनर्जी हम इनपुट करते हैं उसका बहुत कम आउटपुट मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कार चला रहे हैं तो फ्यूल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी कार की। तो जितना फ्यूल में एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी नहीं बनती, काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का टॉपिक आता है। एफिशिएंसी क्या, कि कोई भी मशीन जो है वो कितनी एफिशिएंट है, वो कितनी इनपुट एनर्जी या इनपुट वर्क को आउटपुट एनर्जी या फिर आउटपुट वर्क में कन्वर्ट कर रही है। तो हर मशीन की अलग अलग एफिशिएंसी है। अगर हम लाइट बल्ब की बात करें तो ये ओनली 5 to 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बाकी 80 से ज्यादा परसेंट एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम कार इंजन की बात करें तो वो 20% फ्यूल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बाकी 80% डिसिपेट हो जाती है हीट एनर्जी, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट लग के वो एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क आउटपुट टू द टोटल वर्क, आउटपुट वर्क का रेशियो इनपुट के साथ। एफिशिएंसी यूजफुल आउटपुट वर्क इनपुट इनका रेशियो, यानी कितना काम आउटपुट मिला है और कितना आपने इनपुट काम किया था, इसका रेशियो निकालेंगे तो वो एफिशिएंसी कहलाता है। इसी तरह यूजफुल वर्क एनर्जी की अगर हम बात करें, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का रेशियो। पावर की बात करें तो यूजफुल आउटपुट पावर और इनपुट पावर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं एनर्जी की फॉर्म में समझाऊं कि हमने इनपुट एनर्जी दी 100 जूल की, सही है, कितने की, 100 जूल की इनपुट एनर्जी, 100 जूल की। आउटपुट हमें मिल रहा है 30 जूल, 30 जूल आउटपुट मिल रहा है एनर्जी। तो अब मैं इसका रेशियो निकालूंगा, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 0.3, सही है। तो ये एफिशिएंसी आ गई। रिजल्ट के लिए नाउ एफिशिएंसी हैज नो यूनिट, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता है, एज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, दैट्स वाई कोई यूनिट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि इनपुट हमने जो है 100 जूल दिया था, आउटपुट हमें 30 जूल मिला है, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाता है, तो दैट्स वाई कोई यूनिट नहीं होता है, and therefore unit cancel. The efficiency of an energy transformation is sometimes given in percentage. कभी कभार हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में भी देते हैं। तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करा देंगे 100% से, तो वैल्यू परसेंटेज में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 0.3 को परसेंटेज में दिखाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% से, तो ये बनता है 30%। अब इट्स क्लियर। नाउ एक न्यूमेरिकल है, वो एग्जाम्पल 6.6, a petrol engine intakes 400 जूल ऑफ फ्यूल एनर्जी। एक इंजन है जो कि 400 जूल ऑफ एनर्जी को इंटेक कर ले रहा है, एंड डस ओनली 120 जूल ऑफ यूजफुल वर्क। तो काम कितना कर रहा है, 120 जूल का।
हाउ एफिशिएंट इज दिस पेट्रोल इंजन, ये जो पेट्रोल इंजन है ये कितना एफिशिएंट है बताना है। एनर्जी इनपुट है 400 जूल्स, एनर्जी आउटपुट 120 का दे रहा है। एफिशिएंसी हमने बतानी है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। आउटपुट 120 जूल है और इनपुट जो है वो 400 के बने, डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 0.3। तो 0.3 एफिशिएंसी है इंजन की। अब अगर हमें परसेंटेज में बताना हो तो हम 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आएगा 30%। कार जो इंजन है वो 30% एफिशिएंट है। दीज आर सम डिवाइसेस और ये उनकी एफिशिएंसी के बने। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो 98% एफिशिएंट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 95% एफिशिएंट होते हैं, यानी जस्ट 5% जो है ना वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है। लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो 95% एफिशिएंट होते हैं। होम गैस फर्नेस 85% एफिशिएंट होते हैं, यानी जो गैस आ रही है जितनी एनर्जी उसके अंदर है उसमें से 85 को वो कन्वर्ट कर देता है यूजफुल एनर्जी में, बाकी 15% वेस्ट हो जाती है कार्बन की फॉर्म में। विंड जनरेटर जो हवा से चलने वाले जनरेटर्स होते हैं वो 55% एफिशिएंट है। फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बिजली वगैरह बनती है वो 40% है। ऑटोमोबाइल इंजन, गाड़ी का जो इंजन है वो 25% एफिशिएंट होता है। फ्लोरिसेंट लाइट 20% जो अक्सर घरों में लगी हुई होती है वो 20% एफिशिएंट होती है, यानी 80% एनर्जी को ये वेस्ट करते हैं हीट की फॉर्म में, और इंजन भी ऐसे ही हीट की फॉर्म में 75% एनर्जी को वेस्ट करता है। इनकैंडिसेंट लाइट ये 5% एफिशिएंट। So institution number 1 is the unit of work or energy joule is equal to, जो वर्क का यूनिट है या फिर एनर्जी का जो यूनिट जूल है वो बराबर है, ये आपको ऑप्शन दिए में इनमें से किसके इक्वल है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो अगर हम वाट की बात करें इन टर्म्स ऑफ पावर, 1 watt इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, राइट। अब सेकेंड यहाँ पे डिवाइड होगा, इक्वल टू सिर्फ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 वाट से मल्टीप्लाई होगा 1 सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। तो 1 जूल जो है वो इक्वल है 1 वाट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो वाट और सेकेंड का ऑप्शन हमारे पास यहाँ गिवन है, यस, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 2, अ कार एन एलिफेंट एंड क्रिकेट बॉल, एक कार है, एक हाथी और एक क्रिकेट बॉल है, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच ऑफ दीज विल हैव ग्रेटर स्पीड, तो इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के मीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर के, राइट। अब हमें क्योंकि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, कि लिखा हुआ व्हाट विल हैव द ग्रेटर स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड फाइंड आउट करना है। तो 1/2 यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की तरफ आके काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और m मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रह गया v स्क्वायर। तो वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि m नीचे है ना, तो इट मीन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है mv, बिकॉज m डिवाइड में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी कम हो रही हो तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो आपका वेट कम होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा एक्सरसाइज से वेट कम हो रहा है। इसी तरह ज्यादा मास होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे किसका मास जो है वो सबसे कम है, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो है क्रिकेट बॉल की मास जो है सबसे कम है, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रिकेट बॉल की स्पीड ज्यादा होगी। ऑप्शन 3, अ बॉल वेइंग 50 न्यूटन, एक बॉल है उसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है, इस लिफ्टेड टू एन हाइट ऑफ 5 मीटर, तो उसको 5 मीटर की हाइट तक लिफ्ट किया है, उठाया है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। देखिए उसका जो है ना वेट गिवन है 50 न्यूटन, और जो है हाइट जो है वो 5 मीटर तक हमने उठाया, तो हमसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो और e p करके भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। mg हमें पता है वेट का फॉर्मूला होता है w इक्वल टू mg होता है, तो mg की जगह में इसकी जगह में वेट आ गया h। तो वेट कितना गिवन था, वेट वॉज 50 और हाइट कितनी है 5 मीटर,
तो वेट 50, हाइट है 5, मल्टीप्लाई कराएंगे इनको तो क्या आंसर आएगा 250 जूल। तो 250 जूल इज द ऑप्शन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे 250 का नहीं, इट मीन कि ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिस प्रिंट हुए में, तो ये जो 225 है ना, मुझे लगा ये 250 था, तो आप इसको ऑप्शन में लिखें 250 जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, what is the power utilized when 100 joule of work is done in 5 सेकेंड। कितनी पावर इस्तेमाल होगी जब हम 100 जूल का 100 जूल का वर्क करेंगे 5 सेकंड के अंदर। सिंपल पावर का फॉर्मूला लगेगा, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा P इक्वल टू W अपॉन T होता है। W मतलब वर्क, T मीन टाइम। वर्क हमें 100 गिवन था, टाइम 5 सेकंड गिवन था, डिवाइड किया तो 20 आंसर आया। तो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 20 बी पे है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5, द SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की SI यूनिट क्या होती है? ठीक है, जूल, वाट, हॉर्स पावर या फिर EGR। तो पावर की जो SI यूनिट होती है वो वाट होती है, SI यूनिट पावर से। ये तो एक जो ना फैक्ट है, तो इसे याद ही रखना है आपने। 4 kg बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक 4 किलो की जो है ना बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है, द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ, इस स्पीड से ऊपर को फेंका है। इफ फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड, अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विल बी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड में टच होने से पहले क्या होगी? सो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ऐसी मास 4 kg का था, 4 kg वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, 5 आ गया। 2 1 2 2 2 4, क्योंकि ये डिवाइड में है। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 बनेगा। 5 का स्क्वायर मीन 5 2 टाइम्स है, तो 5 5 25 हो गया। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो एनर्जी यूनिट होता है जूल। 50 जूल इज द ऑप्शन। तो 6 में ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7, a ball is thrown downward with an initial velocity, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इट्स, तो फिर क्या इसी काइनेटिक एनर्जी, देखें कोई भी बॉडी जब ग्राउंड से ऊपर की तरफ आ रही होती है ना, तो उस वक्त क्योंकि वो हाइट रीच कर रही है, हाइट को अटेन कर रही है, तो पोजीशन जो है ना वो चेंज कर रही है, ऊपर हाइट की तरफ आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, वो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज, ग्राउंड वाटर से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो उबला हुआ जो पानी होता है जमीन के अंदर, उस एनर्जी का कौन से टाइप ऑफ एनर्जी है? टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, या ये है, या न्यूक्लियर एनर्जी? तो ऑप्शन बी इज फॉर जियोथर्मल एनर्जी। सही है। जियो मीन अर्थ होता है, जियोथर्मल एनर्जी अर्थ जो हीट अप, अर्थ जो हीट अप करके जो एनर्जी हमें देती है वाटर से, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। 9, अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर, अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 वॉट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास, इतना मास उठाते हैं, उसके इतनी पावर है एक वेट लिफ्टर की, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ हाइट, 2 मीटर की हाइट तक। सही है। यहाँ लिखा हुआ है हाइट 2 मीटर, हमें बताना है कि मास कितना है। एमसीक्यूज 9 में जो पावर लिफ्टर की जो पावर है वो 1960 है, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा पावर पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, वर्क डन। अब यहाँ पे जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, बिकॉज ये जो पावर लिफ्टर है इस मास को 2 मीटर की हाइट तक ऊपर उठा रहा है। सही, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, नीचे टी ऐसे ही रहेगा। तो पावर का फॉर्मूला बन गया mgh डिवाइडेड बाय टी। हमें मास फाइंड आउट करना है कि कितना मास उसने उठाया है। सही है। तो टी यहाँ डिवाइड इक्वल टू की तरफ आगे पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीएच मल्टीप्लाई की फॉर्म में इक्वल टू की तरफ आगे डिवाइड हो जाएंगे, एम रह गया। अब इसकी जगह इनकी जगह में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। पावर कितनी गिवन है 1960, और टाइम कितना गिवन है, ये टाइम गिवन है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड आ गया। जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, और हाइट कितना है, हाइट है जो वो 2 मीटर है, वो यहाँ पे देखें ये लास्ट में लिखा हुआ है 2 मीटर। ठीक है। तो हाइट जो है वो 2 मीटर की है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 300 kg। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10, विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल है? तो सनलाइट जो है वो रिन्यूएबल है, बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। 11, 1 यूनिट
और हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक यूनिट हॉर्स पावर यानी 1 HP कितने के बराबर होता है? तो 1 HP जो है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर टू, कोई भी जो इंजन उसकी एफिशिएंसी बराबर नहीं हो सकती और कम नहीं हो सकती, किससे? 1 से, ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। 1 इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है 100%। कोई भी मशीन ना तो 100% हो सकती है ना 100% से लेकिन इक्वल, ना 100% के बराबर होगी ना ज्यादा हो सकती है। ठीक है, किसी भी मशीन की जो है ना एफिशिएंसी है। तो 13, हैवी एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटम, एक हैवी एक भारी ऑब्जेक्ट है और एक हल्का है, दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है। द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इज, तो किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? मोमेंटम दोनों का सेम है, एक भारी एक हल्का है, तो भारी वाले का भारी वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या हल्के वाले की? ठीक है, तो पोटेंशियल मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल होता है, पी बराबर होता है एम वी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मोमेंटम होता है। एम यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लिकेशन बाकी डिवाइड हो गया, तो वी बन गया पी अपॉन एम। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का पूछे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 स्क्वायर, 1/2 ऐसी रहा, एम ऐसी रहा, वी की जगह में वी की वैल्यू पी अपॉन एम हमने पुट कर दिया, और स्क्वायर 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 अंदर आके पी का स्क्वायर और एम का स्क्वायर। अब एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 1/2 पी स्क्वायर एम। तो यहाँ अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन इनवर्सली क्योंकि डिवाइड में ही है, इट मीन कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लाइटर। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बट कॉजेस नो डिस्प्लेसमेंट, द ऑब्जेक्ट, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज, बोले एक फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। मान लें ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ और ये मूव नहीं कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो वर्क डन ऑन द बॉडी, तो कितना वर्क डन हुआ है? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इन्फिनाइट, तो जीरो, क्योंकि काम ही नहीं और आगे मूव ही नहीं कर रहा, जब तक मूव नहीं करेगा तो जीरो वर्क डन। A box is taken to the second floor of a building by doing some work. This work converts into, एक बॉक्स को हम फर्स्ट फ्लोर से या ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पे लेके गए, यानी हाइट अटेन हुई, ऊपर की तरफ लेके गए, तो जो इसमें वर्क डन होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, कन्वर्ट होगा, या पोटेंशियल एनर्जी? ऑब्वियसली हाइट में जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गए। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दीज आर द न्यूमेरिकल्स, टोटली हमारे पास 7 न्यूमेरिकल्स हैं, सो वी विल सॉल्व ऑल ऑफ देम। फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विथ 150 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉक्स से जिसको 5 मीटर आगे तक पुश किया गया है, तो इतनी फोर्स से तो कितना काम इस बॉक्स के ऊपर हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स 150 न्यूटन गिवन है, डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का है, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। एफ यहाँ पे फोर्स है जो कि 150 न्यूटन गिवन है, डी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, मल्टीप्लाई करा दिया 750 जूल, दिस इज द वर्क डन ऑन द बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय वेइंग 75 न्यूटन, एक लड़का जिसका वेट जो है वो 75 न्यूटन है, जंप्स अप एंड गेन्स 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर की तरफ जंप करता है और इतनी पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता है। सही, तो डेटा में वेट है 75 न्यूटन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा है 300 जूल है। फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल रीच, तो वो हाइट बताएं कहां तक बच्चा कितनी हाइट अचीव करेगा, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप शॉर्ट फॉर्म में g को ग्रेविटेशनल के लिए रखें, ep को पोटेंशियल एनर्जी, p फॉर पोटेंशियल, e फॉर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को p डॉट से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। mg होता है वेट का फॉर्मूला, w इक्वल टू mg, तो mg की प्लेस में w वेट पुट कर सकते हैं, h ऐसी रहा। नाउ हमें हाइट फाइंड आउट करना है, तो वेट यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लिकेशन आगे इसके डिवाइड में आ जाएगा h। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इस वैल्यू को ऐसे घुमा दिए, h को इस तरफ लिखे, h को इस तरफ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 300 गिवन है, 300, नीचे वेट है, वेट जो है वो 75 गिवन है, तो 75
डिवाइड के आंसर आ गया 4 मीटर, तो हाइट जो है वो बच्चा जो अटेन करेगा वो 5 मीटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5 kg steel ball is dropped from the top of a 12 meter high tower। एक 12 मीटर की हाइट की टावर है जहां से एक स्टील के बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं सही नीचे की तरफ। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन द हिटिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पर टच होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट, और किस वेलोसिटी से नीचे आगे लगेगा। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लें तो मास जो है वो 5 kg के बने, हाइट 12 मीटर है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, जब भी कोई भी बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही हो तो जब भी बॉडी एयर में हो तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, ग्राउंड में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। ऐसी कोई बॉडी अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी, के ई मीन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पी ई मीन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी रहेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज हाइट है नीचे की तरफ आए तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा होगा, mgh फॉर्मूला। मास गिवन है 5, जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, हाइट है 12, मल्टीप्लाई करा दिया, ये आंसर आ गया, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हमें तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें स्पीड भी फाइंड आउट करना है तो स्पीड के लिए फॉर्मूला लगे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम वी स्क्वायर। हमें वी चाहिए, 2 डिवाइड करो, वहां जाके काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरफ आगे डिवाइड में आ गया, वी को इस तरफ कर लिया, इसको इस तरफ कर लिया, वैल्यूज को बस आगे पीछे करें तो 2 अपनी जगह में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो अभी ऊपर आई है 588, और मास की प्लेस में मास की वैल्यू 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू डिवाइड करने पे आंसर आ गया 235.2, ये वी स्क्वायर है, हमें वी चाहिए, स्क्वायर को उठाने का दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका रूट निकाला कैलकुलेटर में तो ये आंसर आया। तो दिस इज द स्पीड एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a 2 kg rock is dropped from 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, हाइट जो है वो 20 मीटर है, और 2 किलो का जो एक रॉक को नीचे फेंका है, ड्रॉप किए, वहां से 2 kg, हाइट है 20 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। विद रॉक फॉलन 15 मीटर, जब रॉक जो है वो 15 मीटर नीचे आ जाए, 15 मीटर नीचे यहाँ तक, तब हमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो इसको इनिशियल हाइट बोल दिया, और ये जो 15 मीटर है ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम फाइनल हाइट बोल रहे हैं HF, ठीक है। अब क्योंकि वो 20 के था, 15 तक आ गया तो नीचे और कितना रह गया, मजीद 5 मीटर रह गया होगा। सोल्यूशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, तो mg ऐसी रहेगा, h जो है वो हाइट है, फाइनल हाइट, यहाँ पे हमें चेक करना है ना HF फाइनल पे, जब वो 15 मीटर नीचे आएगी तब हमें चेक करना है कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो HF यानी फाइनल, HF क्या है, इनिशियल जो 20 है उसमें से आप माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट को, तो ये वाली हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो HI जो है वो 20 की बने, डिस्प्लेसमेंट जो है वहां से यहाँ तक 15 मीटर का है, और अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 98 जूल। नाउ जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही रहेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। और अब क्योंकि mgh आई था इनिशियल यहाँ से, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे mgf को, ये वाली हाइट को, ठीक है, इसको f को, इनिशियली hi पे थे ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, तो अब इन दोनों में कॉमन है mg बाहर आ जाएगा, hi माइनस hf ऐसे ही रहेगा। m की प्लेस में 2 पुट करेंगे बिकॉज मास हमें 2 kg गिवन था, और g की 9.8 कांस्टेंट वैल्यू, hi 20 मीटर है, माइनस hf जो फाइनल हाइट आई है वो हमारी 5 मीटर की है, 20 में से 5 को माइनस करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 294 जूल। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, अ रॉकेट विद अ मास ऑफ, एक रॉकेट का मास गिवन है 800 ग्राम, तो हमने मास लिया 800 ग्राम,
ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड किया, 100 को 1000 से डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा। इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया रॉकेट को विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड से, तो वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड सॉरी। ए अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस, कोई अज्यूम करें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच, तो किस हाइट तक रॉकेट जाएगा, हाइट फाइंड आउट करना है पार्ट ए में हमें। बी में आएगा इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन की वजह से रॉकेट ओनली राइजेस टू 25 मीटर, अगर रॉकेट जस्ट 25 मीटर तक चला है। डिटरमाइन द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस के अगेन में कितना वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करें, W। सही है, तो पहले H फाइंड आउट करना है, फिर H गिवन है और वर्क डन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो mgh इक्वल टू 1/mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हमें जो है हाइट फाइंड आउट करना है, तो mg यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, m यहाँ पे फिलहाल m को भेजे, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे करा कि इस m से इस m को कैंसिल कर दिए, ठीक है। g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किससे भाग करके डिवाइड में आ गया, ठीक है। ऊपर v स्क्वायर था, v स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई का v स्क्वायर, g मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया 2 के साथ 2g। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, v की प्लेस में v की वैल्यू 30 स्क्वायर ऐसी रहेगा 2ac, g की प्लेस में g की वैल्यू 30 का स्क्वायर निकाला, इनको मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, ये आंसर आ गया। हाइट आ गया 45.9, अगर ए डिस्टेंस ना हो। नाउ लॉज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉज हुआ है प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो वर्क हुआ है इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और फ्रिक्शन एयर के अगेंस्ट में जो काम हुआ है वो पूरी एक इक्वेशन बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ऐड हो रहा है इक्वल टू के सिर्फ आगे काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh माइनस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/mv स्क्वायर। m की प्लेस में m की वैल्यू 0.8 जो पहले डेटा में हमने लिखी थी, g कांस्टेंट वैल्यू, हाइट जो है वो इस केस में b के केस में, ये b का केस सॉल्व हो रहा है, तो हाइट जो है वो b के केस में 25 मीटर गिवन है, तो हाइट जो है हम 25 रख रहे हैं, माइनस एज इट इज हाफ एज इट इज, m 0.8 है, वेलोसिटी 30 की स्पीड से रॉकेट लॉन्च हुआ है। नाउ इन सबको सॉल्व किया, ये आंसर है, इन सबको मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे इसके स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई करा के 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर, इनको माइनस कराया तो ये आंसर। वर्क डन नेगेटिव में मीन वर्क अगेंस्ट, ये जो है ना वो ये दिखा रहा है कि बॉडी जब भी ऊपर की तरफ मूव करती है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, a 2 HP इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम, 2 HP की है, यानी ये पावर है, HP पावर की वजह से P गिवन है 2 HP। HP को अगर सिंपल वॉट में कन्वर्ट करना है तो HP की प्लेस में 476 लिखेंगे, 1 HP 476 746 वाट का होता है, मल्टीप्लाई हो गया 1492 वाट बना। डेट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg, इतने का लोड उठा रहा है टू हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट तक इन 1.5 सेकंड 5 सेकंड में, तो मास गिवन 100 kg, हाइट 10 मीटर, टाइम गिवन है 1.5 सेकंड। कैलकुलेट ए इनपुट, हमें इनपुट फाइंड आउट करना है, यानी वर्क डन बाय मोटर, तो मोटर कितना काम कर रहा है ये फाइंड आउट करना है, यानी वर्क इनपुट। आउटपुट लोड लिफ्टेड बाय सिस्टम, कितना लोड सिस्टम ने उठाया वो आउटपुट है, आउटपुट भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, तो हमें वर्क फाइंड आउट करना है, T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उससे जाके P के साथ मल्टीप्लाई, PT W अपनी जगह में हैगा, T की पावर की प्लेस में पावर की वैल्यू आ गई, T की प्लेस में T की वैल्यू मल्टीप्लाई कराया, ये पावर आ गई 2238 जूल। अब हमें वर्क डन जो है वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि वर्क डन जो है ना हाइट में हो रहा है तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, m गिवन है 100, g कांस्टेंट वैल्यू, हाइट है 10 मीटर, मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया b का वर्क डन। नाउ हमें एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है सी में, ठीक है, पार्ट सी में एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो हमें एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी थी, आप यहाँ लिख सकते हैं, हमने यहाँ डेटा में लिखा नहीं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट अभी हमने कैलकुलेट किए, इनपुट ऊपर से हम जो है इनपुट जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी हुई, ठीक है, वो आ गई 1000 ऐसी, इनको डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ गया एफिशिएंसी का। हाउ इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Last question of this chapter. What horsepower, HP horsepower is required to pump up 2500 kg of water to 100 meter? Mass given है, height given 100 meter, in 5 minutes, 5 मिनट तक कितनी हॉर्स पावर लगेगी इतने केजी के जो है वाटर को ऊपर फेंकने में? तो टाइम क्योंकि मिनट में गिवन है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 300 सेकंड। पावर फाइंड आउट करनी। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन T। W है क्योंकि वर्क डन हो रहा है, वेट को हम जमीन से ऊपर की तरफ उठा लेते, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा mgh, T AC रहेगा। m हमें गिवन है, g की वैल्यू रख दिया, h की वैल्यू रख दिया, t की वैल्यू रखा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नीचे से डिवाइड करा, ये आंसर आ गया वॉट में पावर का। अब पावर को अगर एचपी में चाहिए तो क्या करेंगे? एचपी हमें पता है 1 एचपी बराबर होता है 746 के। तो अब हमें जो है ना एचपी में कन्वर्ट करना, तो डिवाइड करा देंगे 746 से, ये वैल्यू एचपी में कन्वर्ट होगी पावर। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। अच्छा कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।